हम जो भारतीय फौजी की राइफल अपने साथ लेकर फरार हुए थे, मैंने सुबह होते ही वो राइफल भी झाड़ियों में एक जगह फेंक दी। ये राइफल अब हमें गिरफ्तार करवा सकती थी। मैं बड़ी सख्त बेचैनी के साथ दिन गुजरने और शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार कर रहा था। ये लम्हात आज भी मुझे याद आते हैं। मैं बेचैन सा हो जाता हूँ। बहरहाल किसी न किसी तरह दिन गुजरा। जैसे ही शाम हुई, दरख्तों के नीचे अंधेरा फैलने लगा। हम झोंपड़ी से निकल आए और कलकत्ते की तरफ रुख कर लिया। कलकत्ता अभी बहुत दूर था और हम सारी रात पैदल चलने के बावजूद भी सुबह तक कलकत्ते नहीं पहुंच सकते थे। एक तो मुझे अंदाजे से समत का तयन करना पड़ता, दूसरे हम किसी सड़क पर नहीं चल रहे थे। हमें झाड़ियों सरकंडों में रास्ता ढूंढना पड़ता था, तो हमें उस गांव के ऊपर से होकर चक्कर काट कर गुजरना पड़ता। मैं सोचने लगा कि हमें अगर कहीं से कोई बैलगाड़ी मिल जाए तो सफर जल्दी कट सकता है, मगर वहां अंधेरे में हम कहाँ बैलगाड़ी तलाश करते फिरते। बस यूं समझ लें कि रात के अंधेरे में अंदाजे से कभी चलते और कभी थोड़ी देर रुक कर सस्ताते। रात गुजर गई मगर कलकत्ता अभी तक ना आया। लेकिन हम चंद्रनगर के खतरनाक वाले इलाके से काफी दूर निकल आए थे। चुनाचे हम दिन के वक्त भी आबादी से दूर रहकर दरिया के किनारे से हटकर चलते रहे। वो दिन भी उसी तरह छुप छुप कर पैदल सफर करते गुजर गया। जब सूरज गुरूब हुआ और हर तरफ हल्का हल्का नीम तारीख धुंधलका छाने लगा, तो दूर से झिलमिलाती रोशनियां नजर आने लगीं। ये कलकत्ता शहर के मजाफात के कारखानों और फैक्ट्रियों की रोशनियां थीं। दरिया की जानिब हमें दो बादबानी कश्तियां बहती नजर आईं। मैंने नाइक शरीफ से कहा कि जवान, हम कलकत्ते पहुंच गए हैं। एक फैक्ट्री की रोशनी हमारी बाएं जानिब कुछ फासले पर थी। उसके करीब से गुजरते हुए मैंने उस फैक्ट्री की एक छोटी और एक बड़ी चिमनी को पहचान लिया था। अपने शाहदीन का गोदाम अब ज्यादा दूर नहीं था। मैं दरिया के किनारे की जानिब आ गया। नाइक शरीफ मेरे साथ साथ चल रहा था। हमने सारा दिन केले के पत्ते में बची हुई खिचड़ी खाई थी और जहां कहीं कोई तालाब वगैरह नजर आया वहां से पानी पी लिया था। आखिर हम मंजिल पर पहुंच गए। शाहदीन की झोंपड़ी या क्वार्टर या खुफिया हाइड आउट, आप जो भी उसे कह लें, खाली थी। जैसा कि उसने तय किया था, उसने कोठरी को ताला नहीं लगाया था। कोठरी में आकर मैंने दरवाजा बंद करके अंदाजे से टटोल कर एक जगह से मोमबत्ती और माचिस निकाल ली। मोमबत्ती को रोशन करके एक जगह लगा दिया और टांगे फैलाकर लेट गए। शादीन को चूंकि कोई इत्तला नहीं थी, इसलिए रात के वक्त उसके वहां आने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने नायक शरीफ को बताया कि मैं सुबह निकलने के बाद अपने आदमी शादीन के स्टूडियो में जाऊंगा और उसे अपने कामयाब फरार की खबर दूंगा और वापसी पर कुछ खाने को भी लेता आऊंगा। रात हमने कभी सोकर और कभी सन 65 की जंग की बातें करते गुजार दी। जब दिन हुआ तो मैंने नायक शरीफ को वहीं छुपे रहने की हिदायत की और खुद खेतों और वीरान इलाके से गुजरता फैक्ट्री एरिया में आकर उस मार्केट की तरफ चल पड़ा जहां से मैं पब्लिक बूथ से शाहदीन को फोन कर सकता था। मार्केट की दुकानें अभी नहीं खुली थीं। सिर्फ एक दुकान खुली थी जहां फैक्ट्रियों के मजदूर लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। फोन बूथ खुला हुआ था। मैंने सिक्का डालकर शाहदीन के स्टूडियो का नंबर घुमाया। मुझे मालूम था कि वो टेलीफोन रात को अपने सरहाने रख कर सोता है, क्योंकि किसी भी वक्त मेरा फोन आ सकता था। घंटी बजते ही दूसरी तरफ से शादीन की आवाज आई। उसने अपने स्टूडियो की दुकान का नाम लिया और पूछा कि कौन बोल रहा है। मैंने खुफिया कोड में उसे बताया कि जो शय मैं लेने गया था वो लेकर मैं मकान पर पहुंच चुका हूँ। शादीन ने भी खुफिया जबान में जवाब दिया कि वो चीज लेने आ रहा है। फोन बंद करके मैंने चाय की दुकान से 2-3 मक्खन वाले बन लिए। मिट्टी के कटोरे में गरम गरम चाय की पूरी चैनक डलवाई, सिगरेट का पैकेट खरीदा और बड़े सुकून से शादीन के हाइड आउट की तरफ चल पड़ा। जाते ही नायक शरीफ को बताया कि अपना कश्मीरी मुजाहिद जासूस अभी पहुंच जाएगा। हमें सख्त भूख लगी हुई थी। हम सारे बंद मक्खन खा गए। वहां से 2 गिलास लिए। गिलासों में चाय डालकर हम सारी चाय पी गए। नायक शरीफ ने सिगरेट का कश लगाते हुए आंखें बंद कर लीं और बोला, बड़ी मुद्दत बाद सिगरेट नसीब हुआ है, मगर यहाँ के सिगरेट फीके हैं। मैं भी बड़े सुकून से सिगरेट पी रहा था। नायक शरीफ ने मुझसे कहा, मैं हर हालत में पाकिस्तान अपनी रेजिमेंट में वापस पहुंचना चाहता हूं। इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा, शाहदीन आ जाए तो उससे भी मशवरा करते हैं। नायक शरीफ कहने लगा, अगरचे दोनों मुल्कों में जंगबंदी हो चुकी है, मगर बॉर्डर पर दोनों तरफ फौजी बैठे होंगे। बॉर्डर क्रॉस करने की सूरत में मुझे भारतीय पोजीशनों के दरमियान से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर बॉर्डर पर आम बॉर्डर फोर्स होती तो ये काम इतना मुश्किल न होता। वहां बाकायदा फौज के मोर्चों की मौजूदगी में बॉर्डर क्रॉस करना आसान नहीं होगा। मैंने कहा, दूसरी सूरत यह हो सकती है कि तुम बंबई से दुबई जाने वाले किसी जहाज पर सवार हो जाओ। इस तरह दुबई से पाकिस्तान तुम बड़ी आसानी से पहुंच सकोगे। उसने कहा, अगर ऐसा हो सके तो ये ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा, दोनों मुल्कों के सिफारत खाने भी बंद हो चुके हैं, वरना हम तुम्हें कलकत्ते से पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले कर सकते थे। हम इसी किस्म की बातें कर रहे थे। इतने में शाहदीन भी आ गया। मैंने नायक शरीफ से उसका तारुफ करवाया। शाहदीन ने शरीफ को गले लगाया और बोला, पाक फौज के शेर जवान को देखकर रूह ताज़ा हो गई है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें दुश्मन की कैद से निजात मिली। वो भी अपने साथ कुछ खाने को लाया था और थर्मस में चाय भरकर भी ले आया था। हमने उसका लाया हुआ नाश्ता भी किया और एक बार फिर चाय गिलासों में डालकर पीने लगे।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने शाहदीन से कहा, सबसे पहले तो नायक शरीफ के लिए दूसरे कपड़ों की जरूरत है। शाहदीन बोला, वो मैं ले आऊंगा। मैंने कहा, उसके बाद हमें पाक फौज के जवान को वापस पाकिस्तान पहुंचाना है। तुम इस सिलसिले में क्या मशवरा देते हो कि हमें नायक शरीफ को किस तरह से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवाना चाहिए? शाहदीन अक्ल वाला आदमी था। उसने भी वही बात की जिसका इजहार मैंने किया था। वो कहने लगा, मैं अपने जवान को मशरकी पंजाब से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने का हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा। इसमें उसके दोबारा पकड़े जाने का 100% खतरा है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बम्बई की बंदरगाह से या इंडिया की दूसरी बंदरगाह से अपने जवान को दुबई या अरब अमारात की तरफ जाने वाले किसी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज में सवार करा दें। शाहदीन सोच में पड़ गया। फिर बोला, ये काम मुश्किल ज़रूर है मगर इस पर गौर किया जा सकता है। मैंने शाहदीन से कहा, कलकत्ते से समंदरी जहाज रंगून भी जाते हैं। क्या ऐसा बंदोबस्त हो सकता है कि हम नायक शरीफ को रंगून जाने वाले जहाज में बिठा दें? रंगून में पाकिस्तानी सिफारत खाना मौजूद है। शरीफ अपने सिफारत खाने पहुंच गया तो वहां से वो लोग इसे पाकिस्तान भिजवा देंगे। शाहदीन ने कहा, आजकल इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई है और चंद्रनगर के मिलिट्री सेंटर से पाक फौज का कैदी 3 भारतीय फौजियों को कत्ल करके फरार हो चुका है। आज के अखबारों में इसकी खबर छप गई है। रात को कलकत्ते का रेडियो भी ये खबर नशर करेगा। ऐसी सूरत हाल में बंदरगाहों पर न सिर्फ ये कि खुफिया पुलिस फैली हुई होगी बल्कि मुसाफिरों के कागजात और पासपोर्ट वगैरह की चेकिंग भी सख्त होती होगी। नकली पासपोर्ट वगैरह बनवाया जा सकता है लेकिन इसमें शदीद खतरा है कि नायक शरीफ बंदरगाह पर पकड़ लिया जाएगा। एक तो ये बंगला ज़बान नहीं जानता, दूसरे शक्ल और रंग रूप से ही पंजाबी लगता है। मैंने शाहदीन से कहा, चेकिंग वगैरह की सख्ती कलकत्ते की बंदरगाह और रेलवे स्टेशनों पर ज़रूर होगी मगर बम्बई जहाँ से बहुत दूर है। मेरा ख्याल है वहाँ हालात मामूल के मुताबिक होंगे। क्या बम्बई में अपना कोई ऐसा आदमी है जो हमारे जवान को बसरा या दुबई या किसी भी दूसरे मुल्क को जाने वाले समंदरी जहाज में सवार कराने का इंतज़ाम कर सके? शाहदीन कुछ सोच कर बोला, तुम्हारा ये मशवरा मुनासिब लगता है। बम्बई में अपना एक आदमी है, वो नायक शरीफ की इस सिलसिले में मदद कर सकता है मगर इस मिशन पर तुम्हें नायक शरीफ के साथ मुंबई जाना होगा। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। शाहदीन कहने लगा, मैं आज शाम फ़ोन पर उससे बात करता हूँ। शाहदीन कुछ देर हमारे पास बैठने के बाद चला गया। जाते हुए वो ताकीद कर गया कि हम में से कोई भी अशद ज़रूरत के बगैर मकान से बाहर ना निकले। हमने सारा दिन उस छोटे से काट कबाड़ वाले कमरे में गुजार दिया। शाम हो चुकी थी कि शाहदीन आ गया। वो हमारे लिए खाने पीने का सामान और चाय से भरी हुई थर्मस भी लाया था। मैंने उसके आते ही पूछा, क्या तुम्हारी बम्बई में अपने आदमी से बात हुई? शाहदीन बोला, दोस्त पहले कुछ खा पी लो फिर बात कर लेंगे। यूँ समझ दो कि बात हो गई है। हमने खाना खाया, फिर गिलासों में चाय डाली और अपना अपना गिलास लेकर बैठ गए। कमरे के अंदर मोमबत्ती रोशन थी, उसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। शाहदीन ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, मैंने अपने आदमी को खुफिया कोड में सारी बात बता दी है। उसने कहा है कि वो फौज के जवान को अपने किसी खास एतबारी आदमी के साथ बम्बई भेज दे। मैंने उसे तुम्हारा बता दिया है। तुम्हें एक खुफिया कोड जुमला जाकर उसे बताना होगा। बम्बई वाले आदमी की मैं तुम्हें तस्वीर दिखा देता हूँ। उसने वॉस्कट की जेब में से बम्बई वाले आदमी की तस्वीर निकाल कर मुझे दिखाई। तस्वीर मुझे दिखाकर उसने वापस अपनी जेब में रख ली। शाहदीन कहने लगा, मैं कल किसी भी वक्त नायक शरीफ और तुम्हारे वास्ते दूसरे कपड़े लाऊंगा। तुम वही कपड़े पहनकर यहाँ से रवाना हो गए। बम्बई में अगर मुझसे कोई मशवरा करने की तुम्हें ज़रूरत महसूस हुई तो मेरे आदमी के पास मेरा खुफिया फ़ोन नंबर मौजूद है। तुम इस नंबर पर मुझसे राब्ता पैदा कर सकते हो। दूसरे दिन शाहदीन दोपहर के बाद हमारे लिए खाने और कुछ कपड़े लेकर आ गया। नायक शरीफ की एक मटियाले रंग की पतलून और उसी कलर की पुरानी सी बुशर्ट थी। इसी तरह मेरे लिए भी पतलून कमीज का एक जोड़ा था। जैकेट पहले से मेरे पास ही थी जो गर्म नहीं थी और उसे बरसात के मौसम में भी पहना जा सकता था। उसने हमें कलकत्ते से बम्बई सेंट्रल तक के रेल के 2 टिकट भी दिए जो 3rd क्लास के थे। कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े इसलिए नहीं लाया कि नए कपड़े पर खामखा दूसरों की नज़र पड़ जाती है। 3rd क्लास के टिकट भी इसलिए खरीदे हैं कि 3rd क्लास में रश होता है और तुम लोगों के हुजूम में अपने आप को छुपा सकोगे। गाड़ी रात 8:40 पर होड़ा रेलवे स्टेशन से छूटेगी। तुम लोगों को वक्त पर वहां पहुंच जाना होगा। उसके बाद उसने मुझसे अलहदगी में कुछ ज़रूरी बातें की, फिर वो चला गया। हमने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले। नायब शरीफ की दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसने शेव कर ली ताकि आसानी से पहचाना न जा सके। हम वक्त से पहले शाहदीन के खुफिया ठिकाने से निकलकर कलकत्ते के होड़ा स्टेशन पहुंच गए। कलकत्ते में हमें खतरा था। होड़ा स्टेशन पर अगरचे रेलवे पुलिस के 2-4 सिपाही नजर आ रहे थे, मगर मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस के आदमी सफ़ेद कपड़ों में ज़रूर मौजूद होंगे और वो मुसाफिरों का बगौर जायज़ा ले रहे होंगे।
चुनाचे मैंने प्लेटफॉर्म पर से पहले नायक शरीफ को हिदायत कर दी कि वो मुझसे अलग होकर चले और प्लेटफॉर्म पर आखिरी सिरे पर जाकर किसी ऐसी जगह बैठ जाए जहां उस पर आम लोगों की ज्यादा नजर न पड़े। मैं खुद भी उससे कुछ फासले पर अखबारों और रिसालों के स्टॉल पर कोने में खड़ा सिगरेट पीने और उकाबी नजरों से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगा। हम ठीक वक्त पर स्टेशन पहुंचे थे, फिर भी ट्रेन ने वहीं से तैयार होना था। उसने 15-20 मिनट दिए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी, मैंने आंखों से नायक शरीफ को इशारा किया। हम कोने वाली बोगी के एक 3rd क्लास के डिब्बे में घुसकर बैठ गए। मंसूबे के मुताबिक हम डिब्बे में भी एक दूसरे से दूर होकर बैठे थे, लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने अपने खुफिया हथियार जहरीले बॉल पॉइंट के बारे में नायक शरीफ को बिल्कुल नहीं बताया था। उसे बताने की जरूरत नहीं थी। ट्रेन होड़ा स्टेशन से रवाना हो गई। ये बड़ा लंबा सफर था। हिंदुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना था। ये 2 रातों और 1.5 दिन का सफर था। जब तक ट्रेन कलकत्ते से काफी दूर नहीं निकल गई, मुझे अपने ऊपर और खास तौर पर पाक फौज के जवान नायक शरीफ के बारे में बड़ी फिक्र लगी रही। खुदा का शुक्र था कि ये खतरनाक जोन यानी इलाका खैरियत से निकल गया और ट्रेन जमशेदपुर की तरफ तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। वैसे तो कलकत्ते से बंबई तक रेलवे का एक दूसरा रूट है, मगर जिस रूट पर हमारी ट्रेन जा रही थी, उस रेलवे लाइन पर जो बड़े बड़े शहर आए, उनमें कलकत्ते से निकलने के बाद पहले खड़गपुर आया, उसके बाद बड़ा नाम जमशेदपुर आया, जहां बंगाल की मशहूर लोहे की कानें हैं। जमशेदपुर के बाद जो बड़े शहर रास्ते में आए वो इस तरह थे: सुंदरगढ़, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, भुसावल, जलगांव, नासिक, देवलाली, कल्याण और बंबई। ये 2 रातों और 1.5 दिन का सफर था। हम बंबई दिन के 1 बजे पहुंचे। उस वक्त बंबई में बारिश हो रही थी। ये बंबई की बरसात की आखिरी बारिशें थीं। पंजाब में उस वक्त सर्दी शुरू हो चुकी थी। बंबई के स्टेशन पर उतरते ही मुझे बंबई में गुजारे हुए दिन और अहमदाबाद में मीनाक्षी के यहाँ स्वामी जी के भेस में बसर किए हुए दिलचस्प रोमानवी मगर इंतहाई खतरनाक दिन याद आने लगे। फिर याद आया कि किस तरह मैंने अहमदाबाद में मुकीम अपने आदमी की मदद से अहमदाबाद से कुछ फासले पर इंडियन आर्मी का द्वारका एमुनिशन और फौजी साजो सामान से भरा हुआ डंप उड़ाया था। मगर मैं अहमदाबाद से काफ़ी दूर था और मेरा हुलिया काफ़ी बदल चुका था। नायक शरीफ को मैंने अपने साथ लिया। उसने पूछा, यहाँ हमें रात गुजारने का भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। उसका ख्याल था कि हम स्टेशन के पास ही किसी छोटे से होटल में कमरा ले रहे हैं, मगर मैं उसके खिलाफ था। ऐसी जगहों पर CID के लोग अक्सर मंडलाते नजर आते हैं। मैंने उसे कहा कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें सबसे पहले यहाँ अपने जासूस से मिलना है। किसी जगह का इंतज़ाम हम उसके मशवरे से करेंगे। बंबई शहर के इलाकों से मैं वाकिफ़ था, अगरचे उस शहर के सारे बाजार और इलाके मेरे देखे हुए नहीं थे। बंबई बहुत बड़ा शहर है और उसे कई इलाकों में तकसीम किया गया है। किसी का नाम दादर है, किसी का नाम परेल है, किसी का मोतंगा और अंधेरी है। मैं जब अंधेरी का नाम सुनता तो मुझे अपनी कमांडो लाइफ का हंगामा खेज और ईमान के जज्बे से भरपूर ज़माना याद आता, जब मैं अपने तौर पर महज पाकिस्तान से मोहब्बत या पाकिस्तान की सलामती के लिए कश्मीरी मुसलमानों की जंग आज़ादी में अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों के शाना बशाना जिहाद करने के जज्बे में सरशार होकर हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गया था। बहरहाल मेरी यादें मेरी ज़िंदगी का बड़ा कीमती सरमाया है और मैं इस सरमाए और विरासत को अपनी दास्तान सुनाते हुए पाकिस्तान की नई नस्ल के सीने में मुंतकिल करना चाहता हूँ, ताकि पाकिस्तान की नई नस्ल पाकिस्तान की खातिर अपने आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनसे आगाह रहे और उसे पाकिस्तान की कदर कीमत का अंदाज़ा हो। बंबई में अपना जो ख़ास आदमी खुफिया तौर पर काम कर रहा था, उसका फर्जी नाम नादिर खान था और वो एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता था। मुझे शाहदीन ने उसका पूरा पता बता दिया था और नायक शरीफ ने बंबई के सेंट्रल स्टेशन से निकलते ही बारिश में भीगती हुई एक टैक्सी पकड़ी और अपने आदमी नादिर खान के पास पहुंच गए। वो एक गुंजान बाजार की छोटी सी गली में एक तंग सी दुकान के अंदर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैंने नायक शरीफ को बाहर ही खड़े रहने दिया और नादिर खान के पास जाकर सलाम किया और कहा कि मुझे बंबई में किराए की कोई कोठी चाहिए। वो किराए पर इमारतें, फ्लैट और कोठियां भी दिलवाने का काम करता था। उसने अखबार पर से नजरें उठाए बगैर आहिस्ता से कहा, कितना किराया दे सकते हैं आप? मैंने उसके जवाब में खुफिया कोड का वो जुमला बोल दिया जो शाहदीन ने मुझे बताया था। नादिर खान ने खुफिया कोड का जुमला सुनते ही निगाहें अखबार से हटाकर मेरी तरफ गौर से देखा। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि शाहदीन ने फ़ोन पर उसे मेरा जो हुलिया बताया था क्या मेरा वही हुलिया है। जब उसे यकीन हो गया तो उसने मजीद तस्दीक के लिए खुफिया कोड का एक लफ्ज़ बोला। शाहदीन ने मुझे उसके जवाब में बोलने वाला लफ्ज़ भी बता दिया था। मैंने तो नादिर खान को दुकान में दाखिल होते ही पहचान लिया था। उसकी तस्वीर मैंने शाहदीन के पास अच्छी तरह से देख ली थी। जब मैं उसके कोड के जवाब में खुफिया कोड का लफ्ज़ बोला तो उसने अखबार को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी तरफ देखे बगैर बोला, नायक शरीफ तुम्हारे साथ ही है। मैंने कहा, हाँ, वो दुकान के बाहर खड़ा है। नादिर खान ने अखबार मेज़ पर रखा, मेज़ का दराज खोलकर कॉपी बाहर निकाली
उसके एक सफ़े पर कुछ लिखा और कागज़ कॉपी से अलग करके मुझे देते हुए कहा, इस जगह पहुंचकर मेरा इंतज़ार करो, मुझे देर हो जाए तो तुम लोगों ने वहां से कहीं नहीं जाना, अब जाओ। मैंने कागज़ को पढ़ा भी नहीं और उसे तह करके जेब में रख लिया और दुकान से उतर कर गली में आ गया। नाइक शरीफ एक तरफ बिल्डिंग की दीवार के साथ खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे इशारा किया, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। गली से निकलकर हम बाजार में से गुजरने लगे।